Hello guys, welcome to my channel. In this video, we will be covering chapter 2 of tax laws of CS Executive New Syllabus. So let's start the video. Chapter 2 Basic Concepts of Income Tax. पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन. टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी और एक्टिविटी. टैक्स वो फाइनेंशियल चार्ज है जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है किस चीज़ पर? इनकम, कमोडिटी या किसी एक्टिविटी पर. Next, Article 265 of the Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law. Article 265 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि कोई भी टैक्स ना तो लगाया जाएगा ना कलेक्ट किया जाएगा. नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक किसी लॉ की अथॉरिटी ना हो. दिस टैक्स इज लेविएबल एंड कलेक्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी कहाँ मिलती है हमें? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में. यानी ये टैक्स लगाया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए द एंटायर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड अंडर द हेड कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन द इनकम ऑफ कंपनीज, एंड इनकम टैक्स, टैक्स ऑन द इनकम ऑफ नॉन कॉर्पोरेट असेसीज अदर देन कंपनीज, जो असेसीज हमारे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया. अब इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स एक्ट दोनों अलग चीज़ें हैं. इनकम टैक्स एक्ट हमारा जो है वो नैरो है, बट इनकम टैक्स लॉ है वो वाइडर स्कोप है जिसमें आती हैं 5 चीज़ें. इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट जो हम हर साल हमारा बजट आता है उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट. इनकम टैक्स रूल्स 1962, नोटिफिकेशंस जो निकालती है गवर्नमेंट, सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन निकालती है किसी चीज़ पर, हमें कोई सेक्शन नहीं समझ आया उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस निकाली जाती हैं. उसके बाद जुडिशियल डिसीजन या कोई केस लॉज होते हैं. इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा इनकम टैक्स लॉ बनता है. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंस बिल. तो फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड यूजुअली इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एवरी ईयर. एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि किस मंथ में हमारा फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है. इट कंटेन्स अमेंडमेंट्स इन डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस की अमेंडमेंट्स उसके अंदर होती हैं. इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. क्वेश्चन बन सकता है अगेन एमसीक्यू का कि कौन प्रेजेंट करता है? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है. इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. एक बार प्रेजेंट हो जाए पार्लियामेंट में उसके बाद दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का असेंट हमें चाहिए होता है. वंस द बिल हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जैसे ही बिल पार्लियामेंट पास कर देता है, इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स असेंट. ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके असेंट के लिए. आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट द फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट. जो बिल हमारा था वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. The process is finance bill presented by the finance minister, then recommendation, suggestion, considered and changes made to the finance bill. जो हमारा पार्लियामेंट में जब हम दिखाते हैं तो उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं, कुछ सजेशंस आते हैं. जो रिकमेंडेशन हमें लगता है कि रेलेवेंट है वो हम इंक्लूड करते हैं, जो नहीं है उसको इग्नोर करा जाता है. उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलता है. पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलने के बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है और उसके बाद फाइनेंस बिल हमारा फाइनेंस एक्ट बन जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज हेड्स ऑफ इनकम. सेक्शन 14 सेक्शन आ सकता है एमसीक्यू में. कौन से सेक्शन में हमारे हेड्स ऑफ इनकम है? तो सेक्शन 14 लर्न करके जाइएगा. 5 हेड्स हैं हमारे इनकम के: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज. तो इनकम अंडर द हेड सैलरी में कौन सी इनकम आती है? अर्नड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. जो भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से पैसा अर्न करता है, जो भी इनकम वो अर्न करता है, वो हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरी हेड में जाती है. इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. रेंटल इनकम अर्नड बाय अ लैंडलॉर्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कोई भी लैंडलॉर्ड है जिसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, उससे उसे जो भी इनकम आती है वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाती है. प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस की इनकम या प्रोफेशन की इनकम जो होती है हमारे पीजीबीपी हेड में जाती है. कैपिटल गेन्स यानी गेन हो कैपिटल एसेट से. इनकम बाय सेल या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. जब भी हम कोई सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल एसेट का, तो वो इनकम जो हमारी आती है वो आ जाती है कैपिटल गेन हेड में. इसके अलावा जो भी इनकम होती है वो हमारी कहाँ जाती है? अदर सोर्सेज के हेड में. सो नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सन. पर्सन मतलब क्या हुआ? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में इसका डेफिनेशन है. एमसीक्यू का क्वेश्चन अगेन बन सकता है. पर्सन क्या इंक्लूड करता है? इंडिविजुअल, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल हुआ. एचयूएफ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी दोनों आते हैं. फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड,
एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, जो इनमें नहीं आते बट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स हैं उन सबको भी इंक्लूड किया। एसएससी सेक्शन 2 क्लॉज 7 में एसएससी की डेफिनेशन आती है, अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। वो पर्सन जिसको या तो टैक्स पे करना है या कोई और सम ऑफ मनी, कोई और मनी पे करना है। अब कोई और मनी क्या होगा, लेट्स सपोज किसी ने अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है, उसका टैक्स बनता था, तो उस पर जो पेनल्टीज लगती हैं, जो फाइन लगते हैं, वो एनी अदर सम ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, यानी कि टैक्स या फाइन्स या पेनल्टीज या और किसी टाइप का सम ऑफ मनी उसमें इंक्लूड की जाती है। पर्सन कौन होगा, जो अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स, या तो कोई टैक्स या एनी अदर सम ऑफ मनी पेएबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में इसकी डेफिनेशन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन से याद करके जाइएगा। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। हर साल 1 अप्रैल से 12 महीने यानी कि 31 मार्च तक के लिए जो पीरियड आता है उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। द पीरियड बिगनिंग ऑन 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर एंड एंडिंग ऑन द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ऑब्वियसली 12 मंथ्स कवर होते होते हमारा ईयर चेंज हो जाएगा, तो 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर और नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च है उस पीरियड को हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एन एसएससी इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। अब असेसमेंट ईयर में कौन सी इनकम टैक्स होती है, जो इनकम एक पर्सन ने या एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर में अर्न की है, वो इनकम हमारे असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, ये हमारा जनरल रूल है कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। वो क्या है, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग, इस टाइप की इनकम जो होती है वो हमारे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हो जाएगी। इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, income of bodies formed for short duration, income of persons trying to transfer his assets with a view to avoid tax, income of discontinued business। एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सेप्शन टू द जनरल रूल में कौन से पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3। इनकम टैक्स इज पेबल ऑन द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स कौन सी इनकम पे हम देते हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है। All SSCs are required to follow a uniform previous year, that is the financial year। हर SSC को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रीवियस ईयर अपनाना है। ये नहीं कि मैं तो अपना प्रीवियस ईयर दिसंबर से शुरू कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। अप्रैल से मार्च तक का जो पीरियड है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं या फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर में जो हमने इनकम कमाई है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, जिसकी इनकम को हम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल करेंगे। ईच फाइनेंशियल ईयर इज बोथ, हर फाइनेंशियल ईयर दोनों होता है, एक प्रीवियस ईयर भी होता है, असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर जिसके लिए हम कमा रहे हैं इस साल की इनकम, और असेसमेंट ईयर हमारे पिछले वाले प्रीवियस ईयर के लिए जिसके लिए हम टैक्स देंगे। प्रीवियस ईयर फॉर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर फॉर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। ये क्या कह रहा है, हर फाइनेंशियल ईयर दोनों होता है। प्रीवियस ईयर होता है किसके लिए, प्रीवियस होता है फॉर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो इस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम कमा रहे हैं उसके लिए वो प्रीवियस ईयर है। एंड असेसमेंट ईयर फॉर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, और जो पिछले प्रीवियस ईयर के लिए हमने इनकम कमाई है उसके लिए वो फाइनेंशियल ईयर क्या कंसिडर किया जाएगा, असेसमेंट ईयर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इंडिया, इंडिया की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 25A में। द टर्म इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टेरिटोरियल waters, seabed and subsoil underlying such waters, continental shelf, exclusive economic zone or any other specified maritime zone and the airspace above its territory and territorial waters। Next, maximum marginal rate and average rate of tax। Maximum marginal rate to mean the rate of income tax applicable in relation to the highest level of income। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इससे ऊपर टैक्सेबल नहीं होगी आपकी इनकम, ये मैक्सिमम रेट है जो स्पेसिफाई कर दिया है हमने। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इनकम, सेक्शन 2 क्लॉज 24। इनकम इज द सम ऑफ ऑल वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, रेंट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ अर्निंग रिसीव्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में आपने जिस भी टाइप के, हमने 5 हेड्स पढ़े थे, उन 5 हेड्स के अंदर आपकी जितनी भी टाइप की, जितने भी हेड के अंदर आपकी इनकम आ रही है उस सबका टोटल जो हमारी वो इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट, टोटल इनकम क्या होती है, तो टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विद द 5 हेड्स ऑफ इनकम। टोटल 5 हेड्स के अंदर हम आपकी इनकम निकाल लेंगे, उस इनकम का जो भी टोटल बनेगा वो हमारी टोटल इनकम कहा जाएगा। इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम इज एग्रीगेटेड एंड द एग्रीगेट इनकम इज कॉल्ड एज द ग्रॉस टोटल इनकम। हर 5 हेड के अंदर आपकी इनकम निकाली जाएगी, उन 5 हेड की
सारी इनकम को एग्रीगेट किया जाएगा और उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे. सर्टेन डिडक्शंस आर अलाउड अंडर चैप्टर 6A एंड द बैलेंस इनकम टैक्सेबल आफ्टर डिडक्शन इज कॉल्ड एज टोटल इनकम. जो हमने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली उसके बाद हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं चैप्टर 6A के अंडर, जैसे 80C की डिडक्शन, 80D की डिडक्शन एंड मैनी मोर. वो सारी डिडक्शंस अलाउ होने के बाद जो हमारी जो भी इनकम बचती है उसको हम टोटल इनकम बोलते हैं. सो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? An amount referable to fixed capital is a capital receipt, whereas a receipt referable to circulating capital would be a revenue receipt. अब ये क्या कह रहा है? कोई भी इनकम हमें फिक्स्ड कैपिटल से मिल रही है वो हमारी कैपिटल रिसीट है, और कोई भी इनकम हमारी सर्कुलेटिंग कैपिटल से मिल रही है वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है. जैसे कि हम सेल करते हैं, हमारे जो गुड्स होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, सेल होती है फिर परचेज होती है, तो वो उससे जो हमें पैसा मिलेगा हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है. दूसरा, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो हम ऐसा नहीं है कि हम रोज रोज खरीदते हैं, वो हमारे काफ़ी टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसको बेचने के बाद जो हमारी इनकम आई वो कैपिटल रिसीप्ट हुई. तो वाइल द लेटर इज चार्जेबल टू टैक्स, जो कि रेवेन्यू रिसीप्ट है वो हमारी टैक्स से मतलब चार्जेबल टू टैक्स है, उस पर टैक्स लगता है. द फॉर्मर इज नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, पहली वाली पर टैक्स नहीं लगता अनलेस, जब तक कि अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जब तक कि कहीं पर ये कहा ना गया हो कि कैपिटल रिसीप्ट भी टैक्सेबल होंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 4. जिस भी सेक्शन में हम इनकम टैक्स का चार्ज लगता है उसको हम चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं. जिस भी सेक्शन में हमें ये बताया जाता है कि इनकम टैक्स कब लगेगा, कैसे लगेगा, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग सेक्शन. सो इस एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4. सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इज द चार्जिंग सेक्शन. इट लेज डाउन द बेसिस ऑन विच टैक्स इज इम्पोज, ये बताता है कि किस बेस पर हमारा टैक्स लगाया जाएगा. इनकम टैक्स विल बी चार्ज एट द रेट और रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. कौन से रेट पर टैक्स लगेगा? जो भी हमारे फाइनेंस एक्ट में, क्योंकि हर साल बजट आता है उसमें टैक्स रेट्स चेंज होते हैं, तो जो भी उस पर्टिकुलर ईयर के फाइनेंस एक्ट में जो रेट दिया होगा उस रेट पर वो टैक्स लगेगा. द चार्ज ऑफ टैक्स इज ऑन वेरियस पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31. जो हमने पर्सनस पढ़े थे, या HUF हो गया हमारा, इंडिविजुअल हो गए, फर्म्स हो गए, सो उन सब पे ये टैक्स लगेगा. द चार्ज ऑफ टैक्स किस किस पर होगा? पर्सनस पे. पर्सनस कहाँ डिफाइन है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 में. द इनकम सॉट टू बी टैक्स्ड इज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड नॉट ऑफ द असेसमेंट ईयर. कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? प्रीवियस ईयर की इनकम. असेसमेंट ईयर की इनकम को टैक्सेबल नहीं करते, प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में जाकर टैक्सेबल होती है. द लेवी ऑफ टैक्स ऑन द SSC इज ऑन हिज टोटल और टैक्सेबल इनकम. जो टैक्स लगेगा वो SSC की टोटल या टैक्सेबल इनकम पर लगेगा, ग्रॉस टोटल इनकम पर नहीं, टोटल या टैक्सेबल इनकम. रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन नंबर 6. Total income of an SSC cannot be computed unless the person's residential status in India during the previous year is known. हम टोटल इनकम SSC की कभी कंप्यूट नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता कि उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इंडिया में, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है. तो डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन. किसी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी है. तो अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंशियल स्टेटस द SSC कुड ईदर बी, रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग SSC दो तरीके से हो सकता है, तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा. इफ इंडिविजुअल और HUF इज अ रेजिडेंट इन इंडिया दे विल बी ईदर. अगर इंडिविजुअल या HUF है वो रेजिडेंट तो है, हमें इतना पता चल गया वो रेजिडेंट है, तो वो और भी दो केस में बट सकते हैं. कैसे? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया. रेजिडेंट तो है, रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है, यानी यहाँ के भी हैं, और रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी आते जाते रहते हैं, परमानेंटली यहाँ के नहीं है. In case of person other than individual and HUF, it will either be resident or non-resident. Individual और HUF के अलावा जितने भी हमारे पर्सन बचे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में ही आएंगे. बट इंडिविजुअल और HUF दो कैटेगरीज में आ सकते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और रेजिडेंट के अंदर दो कैटेगरीज बन सकती हैं, ROR एंड RNOR. सो बेसिक कंडीशन क्या है पर्सन को रेजिडेंट होने की? तो प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. जो हमने प्रीवियस ईयर जिसके लिए हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें वो पर्सन 182 डेज या 182 डेज से ज़्यादा स्टे किया हो. और ध्यान रखना एंड नहीं है, और है प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली. या फिर
या तो 182 डेज और उससे ज़्यादा स्टे किया हो इंडिया में, या फिर प्रीवियस ईयर में सिर्फ 60 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, बट उसके पिछले 4 सालों में टोटल 365 डेज या उससे ज़्यादा वो रहा हो, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर ये इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो रेजिडेंट है, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है दोनों कंडीशन तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब द अबव बेसिक कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल व्हेन, अब ये बेसिक कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, कब एप्लीकेबल नहीं होंगी हमें ये नहीं देखनी, कब नहीं देखनी। एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, एक पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, जॉब ढूंढने के पर्पज से इंडिया के बाहर, या फिर वो एक इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है। An Indian citizen or a person of Indian origin who, being outside India, comes on a visit to India during the previous year. एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन है इंडियन ओरिजिन का जो रहता तो बाहर है लेकिन वो इंडिया में आता रहता है, अपनी विजिट करता रहता है इंडिया में। तो इन दो पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम बेसिक कंडीशंस को नहीं चेक करेंगे। अब सेटिस्फाई कर दिया है ऊपर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन और रेजिडेंट भी निकल आया। अब एडिशनल कंडीशंस देखने का टाइम है। किस किस केस में? इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। तो ही इज अ रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में से कम ना तो 2 सालों में वो रेजिडेंट रहा हो। एंड ऊपर क्या था? और यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो वो रेजिडेंट होता है, बट यहाँ पर दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है ROR बनने के लिए। तो ही स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 प्रीसीडिंग ईयर्स, द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 730 डेज और मोर। पिछले 7 सालों में उसका स्टे 730 दिन या उससे ज़्यादा का रहा हो तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एक सेटिस्फाई हो रही है एक नहीं हो रही है, तब भी वो RNOR की कैटेगरी में आ जाएगा। अब टेस्ट ऑफ रेजिडेंस फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए कैसे टेस्ट करेंगे? हमने इंडिविजुअल के लिए तो देख लिया। रेजिडेंट कब कहलाएगा? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन इंडिया। ये क्या कह रहा है? रेजिडेंट कब होगा? जो वो मैनेज कर रहे हैं जो अपना बिजनेस, उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है वो या तो पूरा का पूरा या आधा इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगा? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। अगर पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। अब रेजिडेंट हो गया, ROR और RNOR कैसे चेक करेंगे? इफ कर्ता इज ROR, अगर हमारा कर्ता जो है वो ROR है तो HUF भी ROR होगी। अगर हमारा कर्ता RNOR है तो HUF भी RNOR होगी। टेस्ट ऑफ रेजिडेंट फॉर कंपनीज। अब कंपनीज के लिए ये चीज हम कैसे चेक करेंगे? अ कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया। कोई कंपनी जिसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ से वो मैनेजमेंट देख रही है, वो प्रीवियस इंडिया में हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं। इंडियन कंपनी इज रेजिडेंट irrespective of the fact whether the place of effective management poem is in India or not। ये तो हमारा था अ कंपनी। अब इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों टाइप की कंपनियां जा सकती हैं, लेकिन ये कह रहा है इंडियन कंपनी, चाहे उसका पोएम इंडिया में है या चाहे नहीं है, वो हमेशा ही रेजिडेंट कहलाएगी। नॉन रेजिडेंट, अ कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हैज नॉट बीन इन इंडिया एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर। वो कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट या पोएम कभी भी प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम पर इंडिया में नहीं रहा, वो नॉन रेजिडेंट होगी। अब डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम। पोएम तो पढ़ लिया, लेकिन पोएम कैसे डिटरमाइन करें? तो कंपनी हैविंग एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, वो कंपनी जिसका एक्टिव बिजनेस बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए एंड मेजॉरिटी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो पोएम इंडिया में नहीं है, पोएम आउटसाइड इंडिया है। ABOI मीन्स एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। जो पैसिव इनकम है, एक तो होती है एक्टिव इनकम, यानी कि जो हमारा बिजनेस है उससे आ रही है, उसके अलावा भी कहीं कहीं से हमारी इनकम आती है, इनडायरेक्ट इनकम। वो इनकम जो हमारी टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 50%। लेस देन 50% ऑफ इस टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इंडिया। कम से कम 50% से कम जो हमारे टोटल एसेट्स है वो इंडिया में होने चाहिए। लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेजिडेंट इन इंडिया। 50% से कम एम्प्लॉयज जो हैं वो इंडिया में होने चाहिए या इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए।
पेरोल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच एम्प्लॉयज, इन एम्प्लॉयज पर जो पेरोल एक्सपेंसेस हो रहे हैं सैलरी एंड ऑल के, वो 50% से कम होने चाहिए ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। लेकिन और इन सब के बीच में एंड लगा हुआ है, यानी कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है ABOI के लिए, और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए POEM डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ रेजिडेंस फॉर फर्म एंड AOP। अब फर्म एंड AOP का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है पूरा का पूरा या आधा इंडिया में है तो रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है, नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम या तो इंडियन इनकम हो सकती है या फॉरेन इनकम हो सकती है। इंडियन इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, या तो जो इनकम हमने रिसीव करी हो इंडिया में, या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया, जो डीम करी गई है कि इंडिया में रिसीव होगी। इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग, जो इनकम एक्रू हो रही है या अराइज हो रही है इंडिया में, या डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, इसको हम बोलते हैं इंडियन इनकम। अगर डेफिनेशन आती है तो ये ध्यान रखेंगे, इस सब के बीच में और लगा हुआ है, इनकम या रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रू और अराइजिंग इन इंडिया, और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम के अलावा जो इनकम है वो फॉरेन इनकम है। अब रूल ऑफ टैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम टैक्सेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर। इंडियन इनकम है, रेजिडेंट और ROR के थ्रू वो आई है, यानी ROR ने वो इनकम अर्न करी है, इंडियन इनकम है, टैक्सेबल होगी। RNOR ने इंडियन इनकम अर्न करी है, टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट ने इंडियन इनकम टैक्स अर्न करी है, टैक्सेबल होगी, क्योंकि जो इनकम है वो इंडिया की है, तो इंडियन इनकम टैक्स के एक्ट तो वो टैक्सेबल वो करेंगे उसे। अब फॉरेन इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो इनकम जो प्रोफेशन और बिजनेस जो हमारा इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। ROR के लिए टैक्सेबल, RNOR के लिए भी टैक्सेबल, बट NR के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि एक तो फॉरेन इनकम है, दूसरा नॉन रेजिडेंट कमा रहा है, दोनों चीज़ें बाहर की है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। अदर फॉरेन इनकम, इसके अलावा और कोई फॉरेन इनकम आ रही है, ROR के लिए टैक्सेबल होगी, RNOR के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, और NR के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। MCQs बन सकते हैं इस पर छोटे छोटे, ध्यान से लर्न करके जाइएगा। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब ये तो हमने पढ़ लिया, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, बट इसके अंडर क्या आता है? सेक्शन 9 में लिखा गया है, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम। इनकम जो इंडिया के बाहर आ रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे आ रही है? एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है जिससे की वजह से हमें इनकम बाहर अर्न हो रही है। एनी प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इज इंडिया, जो जिस प्रॉपर्टी या एसेट से वो इनकम आ रही है वो प्रॉपर्टी एसेट इंडिया के अंदर है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, कोई भी कैपिटल एसेट से इनकम आ रही है जो कैपिटल एसेट इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सैलरी मिली है, किस लिए मिली है? इंडिया में सर्विस रेंडर्ड की थी। सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर सर्विस रेंडर कर रहा है, उसके लिए जो सैलरी दे रही है गवर्नमेंट वो। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रही है बाहर, वो इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट पेएबल बाय, इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट, या फिर और है बीच में अ रेजिडेंट इन इंडिया, एक इंडिया का रेजिडेंट दे रहा है इंटरेस्ट, एक्सेप्ट, लेकिन इसमें कौन सी चीज़ नहीं होगी? व्हेन मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड और आउटसाइड इंडिया, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो उस पैसे से आ रहा है जो हमने मनी बोरो किया था या यूज़ किया था उस बिजनेस प्रोफेशन के लिए जो बाहर चल रहा है, तो उस पर जो इनकम आ रही है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट पेएबल बाय गवर्नमेंट, रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट इनकम मनी बोरोइंग्स पर ही आएगी, तो बोरोइंग्स पर जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही है वो ऐसी सोर्स से आ रही है जो इंडिया के बाहर है, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक नॉन रेजिडेंट इंडिया एक्सेप्ट, अब वहाँ पे रेजिडेंट था और इनकम कहाँ से आ रही थी? आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट है तो एक्सेप्ट कौन सी चीज़ को एक्सेप्शन में लेंगे? वेयर मनी बोरो किया है या बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ किया है, कैरिड इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर है। अब रॉयल्टी पेएबल बाय गवर्नमेंट या फिर अ रेजिडेंट इन इंडिया एक्सेप्ट, जो राइट यूज़ किया है वो ऐसे बिजनेस प्रोफेशन के लिए किया है जो इंडिया के बाहर चल रहा है। एक नॉन रेजिडेंट है, एक्सेप्ट करेंगे जो राइट यूज़ किया है वो कौन से बिजनेस और प्रोफेशन पे आ रहा है जो इंडिया के अंदर चल रहा है।
फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय गवर्नमेंट और अ रेजिडेंट इन इंडिया एक्सेप्ट वेयर सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड, जो सर्विस है वो यूटिलाइज की गई है एक बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो आउट इंडिया के बाहर है. अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया एक्सेप्ट वेयर सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया. तो हमारा ये टॉपिक है इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि कौन सी इनकम है जिसको हम जो इंडिया में तो नहीं आ रही है बट उसको हम मान लेंगे कि वो इंडिया में आ रही है. कौन कौन सी इनकम एक्रू हो रही है आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी एसेट या कैपिटल एसेट जो इंडिया से रिलेटेड है. सैलरी अर्न कर रहा है कोई बंदा जो सर्विस उसने इंडिया में दी है. सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दे रही है इंडियन सिटीजन को बाहर सर्विस रेंडर करने के लिए. डिविडेंड, इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रही है. इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट, अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट के केस में एक्सेप्शन कब होगा, जब बिजनेस या प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया कैरी हो रहा है. नॉन रेजिडेंट के केस में एक्सेप्शन कब होगा, जब जो बिजनेस और प्रोफेशन है वो इंडिया में कैरी आउट हो रहा है. रॉयल्टी पेबल बाय गवर्नमेंट, रेजिडेंट के केस में एक्सेप्शन, जो हमारा राइट है वो ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है जो इंडिया के बाहर कैरी आउट हो रही है. दूसरा नॉन रेजिडेंट, जिसमें एक्सेप्शन क्या है, वो राइट यूज हो रहा है ऐसे बिजनेस प्रोफेशन के लिए जो इंडिया में कैरी ऑन हो रही है. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय गवर्नमेंट और अ रेजिडेंट इन इंडिया, एक्सेप्शन क्या है, सर्विसेज यूटिलाइज हो रही है बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड. So next topic is computation of taxable income and tax liability of an SSC. तो अब किसी की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इनकम तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता हो. तो सबसे पहले डिटरमाइन करो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन. नेक्स्ट कैलकुलेट करो उसकी इनकम अंडर द 5 हेड्स. कंसिडर ऑल द डिडक्शंस एंड अलाउंसेस, उसके बाद जो हमारी डिडक्शंस हैं उनको कंसिडर करो. एक्सक्लूड द इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10. सेक्शन 10 के अंदर जो इनकम्स हैं एग्जेम्प्ट है उसको हटा दो, उसको कंसिडर नहीं करना. एग्रीगेट ऑफ इनकम्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम. अब जो इनकम्स आई उनका एग्रीगेट क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम. डिडक्ट द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एंड अराइव एट टोटल इनकम. डिडक्ट करने के बाद हमारी कौन सी इनकम आती है, टोटल इनकम. एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीगेट ऑफ इनकम को क्या कहा जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, और भी ऑप्शंस दे देंगे. और डिडक्ट करने के बाद जो डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A की डिडक्शंस के बाद को उसके बाद जो इनकम आती है उसको क्या कहा जाता है, टोटल इनकम. ये भी हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है. राउंड ऑफ टोटल इनकम टू नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर देंगे. ऐड एग्रीकल्चर इनकम अगर कोई है उसको ऐड करना है. उसके बाद कैलकुलेट टैक्स ऑन द एग्रीगेट इनकम, पूरी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करो. कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन द नेट एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम जो थी उस पर टैक्स कैलकुलेट करो. डिडक्ट द अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर 10 फ्रॉम 9. 9 से इस 10 वाले को डिडक्ट कर दो, यानी कि जो एग्रीगेट टोटल इनकम पर जो टैक्स आया था और जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स आया था उसको लेस कर देना है. उसके बाद कैलकुलेट टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स पर जो टैक्स है कैलकुलेट करना है. उसके बाद टैक्स जो हमारे कैपिटल गेन्स है. ऐड द टैक्स कैलकुलेटेड अंडर 11 एंड 12. 11 में एक टैक्स आया था जो हमने लेस करके मिला था और 12 में एक टैक्स है, इन दोनों को ऐड कर दो, हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा. उसके बाद डिडक्ट करना है रिबेट अंडर सेक्शन 87A. 87A के अंदर जो रिबेट है वो डिडक्ट करो. TDS या TCS है कोई वो डिडक्ट करो. एडवांस टैक्स पे कर रखा है वो डिडक्ट करो. डबल टैक्सेशन रिलीफ है वो डिडक्ट करो. उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगी वो आएगी नेट टैक्सेबल इनकम. नेक्स्ट इज टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021. इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के लिए हमारी अप टू 2.5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है नील. 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%. टैक्स रेट्स अच्छे से लर्न करके जाने हैं, MCQs बनेंगे ही बनेंगे. फॉर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट ऑफ एज 60 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर, अगर किसी की एज 60 ईयर्स या उससे अबव है तो उसके लिए टैक्स रेट्स क्या है, अप टू 3 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है. 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%. फॉर सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, अप टू 5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है. 5 से 10 लाख 20%, 10 लाख से अबव 30%. सरचार्ज लगेगा. सरचार्ज हमारा इनकम पे नहीं लगता, इनकम पे हम टैक्स निकालते हैं, उस टैक्स पर हमारा सरचार्ज दिखता है. इनकम 50 लाख से ऊपर है बट 1 करोड़ तक है तो 10% का सरचार्ज लगेगा. इनकम 1 करोड़ से ऊपर है बट 2 करोड़ तक है 15%. 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है 25%. 5 करोड़ से ऊपर है 37% का सरचार्ज लगेगा. सरचार्ज हमेशा टैक्स पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता, याद रखना, MCQ का क्वेश्चन बन सकता है. अब
कंपनी के लिए ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAA, अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 115BAA के लिए ऑप्ट किया है तो उसके लिए टैक्स रेट होगा 22%। अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 115BAB के लिए ऑप्ट किया है उसके लिए टैक्स होगा 15% टैक्स रेट। टोटल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, अगर प्रीवियस ईयर की टोटल टर्नओवर जो है वो 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 25%, और कोई डोमेस्टिक कंपनी है 30% और फॉरेन कंपनी के लिए 40%। अब कंपनीज पे क्या सरचार्ज लगेगा? टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में डोमेस्टिक कंपनी पे 7% लगेगा, फॉरेन कंपनी पे 2% लगेगा। 10 करोड़ से ऊपर है डोमेस्टिक कंपनी पे 12%, फॉरेन कंपनी पे 5%। पार्टनरशिप फर्म LLP या लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट 30%, सरचार्ज 12% ऑफ टैक्स इफ NTI इज ग्रेटर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर है 12% का सरचार्ज लगेगा। फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम अप टू 10,000, इनकम 10,000 तक है 10% का टैक्स रेट है। इनकम 10,000 से ज़्यादा है बट 20,000 तक है तो 1,000 रुपये लगेंगे प्लस 20% लगेगा जितना भी 10,000 से ऊपर होगा। अगर 15,000 है तो 5,000 पे 20% 1,000 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 1,000 2,000। 20,000 से ऊपर है तो 3,000 फिक्स लगेगा और 30% लगेगा 20,000 से जितना भी ऊपर है। मार्जिनल रिलीफ, when an assessee's taxable income exceeds 1 crore he is liable to pay surcharge at prescribed rates mentioned above on income tax payable by him। क्या कह रहा है, एक पर्सन है या असेसी है जिसकी इनकम जो है 1 करोड़ से ऊपर है तो उसको सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। हाउएवर किस पर लगेगा? इनकम टैक्स पेएबल बाय इनकम टैक्स पर लगेगा। हाउएवर द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन टोटल इनकम शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स 1 करोड़। अब ये क्या कह रहा है, 1 करोड़, मान लो 1 करोड़ 1 रुपये ज़्यादा है किसी की इनकम तो 1 करोड़ पे जो टैक्स लगा और उस 1 करोड़ के पे जो टैक्स लगा था उस पर फिर हम सरचार्ज देंगे तो 1 रुपया बढ़ने की वजह से हमारा कितना ज़्यादा टैक्स बढ़ गया। तो इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लिया। सो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सपोज मिस्टर राम एक इंडिविजुअल एसएससी है 42 ईयर्स के जिसकी टैक्सेबल इनकम है 1 करोड़ 1,000 रुपये, सिर्फ 1,000 रुपये से उसे इनकम बढ़ी है जिस पर इनकम टैक्स लगेगा 28 लाख का, सरचार्ज लग जाएगा 4 लाख का। इनकम तो बढ़ी है 1,000 से लेकिन सरचार्ज कितने का लग रहा है? 4 लाख का। इनकम टैक्स ऑन इनकम ऑफ 1 करोड़, तो 1 करोड़ की इनकम पर इतना टैक्स था 28 लाख 1,200 एंड 12,500। अब मैक्सिमम सरचार्ज पेएबल कितना होगा 1 करोड़ पे? 1,000 तक की इनकम बढ़ी है तो हम सिर्फ 1,000 उससे लेंगे, ये 4 लाख नहीं लेंगे। तो अब इनकम टैक्स कितना हो गया? 28 लाख प्लस 1,000, 28 लाख 13,500 रुपये। यानी कि मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर हमारी जो इनकम बढ़ी है और जो हमारा टैक्स बढ़ रहा है, अब इनकम तो 1,000 से बढ़ी है, टैक्स बढ़ रहा है 4 लाख से, तो हम 4 लाख को इग्नोर कर देंगे और जितने से इनकम बढ़ी है हम उसको टैक्स में ऐड कर देंगे। यानी हम यहाँ पे हमें ऐड करना चाहिए था 4 लाख बट हम ऐड करेंगे 1,000 क्योंकि जो 1,000 है हमारा 4 लाख से कम है, तो 1,000 बढ़ने की वजह से 4 लाख का टैक्स तो कोई नहीं पे करेगा, इसलिए हम सिर्फ 1,000 को ऐड कर देंगे, उस इनकम को ही हम टैक्स में ऐड करके सरचार्ज बना देंगे। तो ये हमारा टोटल इनकम टैक्स पेएबल हो गया। दस इन द अबव केस दो द सरचार्ज एट 15% is 4,21,920. However, since the income of Mr. Ram exceeds rupees 1 crore by just 1,000, Ram will be eligible for marginal relief and maximum surcharge will be restricted to rupees 1,000 only. क्या कह रही है ये? क्या कह रहे हैं, दो द सरचार्ज जो है 15% से लगना चाहिए था 4 लाख के अराउंड, बट क्योंकि जो मिस्टर राम की इनकम है वो सिर्फ 1 करोड़ रुपये से सिर्फ 1,000 ज़्यादा हुई है तो राम मार्जिनल रिलीफ के लिए एलिजिबल है और वो मैक्सिमम सरचार्ज जो पे करेगा वो 4 लाख नहीं, वो सिर्फ 1,000 का सरचार्ज पे करेगा। नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा सारे केसेस में, सब सारे टैक्सेस वगैरह लगने के बाद जो हमारी नेट टैक्सेबल लाइबिलिटी है उस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे @ 4%, जिसका कॉम्पोजिशन ऐसे है, रेट ऑफ एजुकेशन सेस 2%, रेट ऑफ शेक इज 1%, रेट ऑफ हेल्थ सेस इज 1%। सो द चैप्टर एंड्स हियर एंड दीज आर फ्यू MCQs फ्रॉम ICSI मॉड्यूल में जो MCQ दे रखे हैं वो हम कंसिडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1, बेसिक एग्जाम्पशन फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19 इज 10,000, 15,000, 20,000 नील, क्योंकि 10,000 से अगर इनकम है तो वो 10% का हमने, वेट अ मिनट, ये देखिए अगर 10,000 से ऊपर इनकम है तो 10% का, अप टू 10,000 इनकम है तो 10% का टैक्स रेट है ही है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है इसमें, कोई हमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं दी है, तो आंसर इज नील।
Person is defined under section 2 clause 31. Next question is income earned by a LLP is taxable at the rate of 30%. Income is defined under section 2 clause 24 of the Income Tax Act. Which of the following is not a revenue receipt? हमें बताना है इनमें से कौन सी है जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है. कॉम्पनसेशन रिसीव फॉर द लॉस ऑफ अ कैपिटल एसेट. एक कैपिटल एसेट हमारा डैमेज हो गया जिस पर हमें कॉम्पनसेशन मिली है. कॉम्पनसेशन रिसीव फॉर डैमेज टू और लॉस ऑफ अ ट्रेडिंग एसेट. प्रॉफिट्स ऑन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर ब्रोकर ऑन हिज ओन अकाउंट. इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग्स ओन्ड बाय अ कंपनी टू हिज एम्प्लॉयज एक्सेट्रा. तो कौन सी रेवेन्यू रिसीट नहीं है? ये ट्रेडिंग एसेट से आई है. ट्रेडिंग एसेट से जो भी चीज़ आ रही है सर्कुलेटिंग एसेट हो गया, तो हमारी ये रेवेन्यू रिसीट है. उसके बाद प्रॉफिट्स ऑन एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय शेयर ब्रोकर ऑन हिज. एक ब्रोकर ने शेयर्स परचेज किए या सेल किए अपने खुद के अकाउंट में, तो वो भी हमारी कैपिटल रिसीट के अंदर नहीं आती. इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग्स ओन्ड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज एटसेट्रा, ये भी हमारी कैपिटल रिसीट के अंदर नहीं आती. जो हमने लॉस हुआ है हमारा, उसके लिए जो कॉम्पनसेशन मिली है हमें, वो हमारी कैपिटल रिसीट है. तो इनमें से कौन सी रेवेन्यू रिसीट नहीं है? फर्स्ट वन वाज नॉट रेवेन्यू रिसीट, तो फर्स्ट ओनली. सो द चैप्टर एंड्स हियर. Thank you so much for watching. Please like and share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon so that you won't miss any update. And also join my Telegram channel for notes, leaving its link in the description box below. My next video will be coming soon. Till then, be focused and keep studying. Bye bye.